हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और मैंने वीडियो में बताया था कि अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे डाउट्स पूछे हुए हैं, तो वन बाय वन मैं उसका आंसर दे देता हूँ। तो एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर हाई पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है। इसका मतलब होगा हाई वोल्टेज, ठीक है। और एक बच्चे ने पूछा था कि सर वहाँ पर जो हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डिस्चार्ज ट्यूब में, उसमें लो प्रेशर कैसे होगा, ठीक है ना, या फिर हाइट इंक्रीज करने पे प्रेशर डिक्रीज क्यों होता है। तो बच्चों देखो, जैसा कि आपको पता है कि पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज करोगे, हाइट इंक्रीज करने पे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी हाइट इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, एयर डिक्रीज करती है, एयर डिक्रीज करेगी तो एयर के नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज करेंगे, और नंबर ऑफ मोल डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। और जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करोगे प्रेशर डिक्रीज करता है, इसीलिए क्या होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है। क्या मेरी बात इससे रिलेट कर पा रहे हो आप लोग, ठीक है। नीचे एयर ज़्यादा होगी तो मोल ज़्यादा होंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, हाइट पर जाओगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स एयर के कम होंगे तो प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। चलो मैं रफ करता हूँ। तो आप लोगों को डाउट्स क्लियर हो गए, बस दो ही डाउट पूछे गए थे मेनली। अब टॉपिक पर आते हैं हम लोग। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। क्यों उनकी थ्योरी फेल हो गई थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। आई बात समझ में आप लोगों को। अब जे थॉमसन ने कैसे डिस्कवरी की थी वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। कैथोड रेस क्या होती हैं वो भी मैंने बताया था। अब देखो नेक्स्ट, जे थॉमसन ने जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की वैसे ही क्या हो गया, एटम डिवाइड हो गया, यानी डाल्टन्स की थ्योरी फेल हो गई। तो डाल्टन्स की जैसे थ्योरी फेल हो गई तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, तो वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। तो उन्होंने अपना खुद का एक मॉडल दे दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। तो थॉमसन ने क्या किया, अपना एक मॉडल दे दिया, ठीक है। अब इन्होंने मॉडल में बताया क्या, पहली बात तो ये एक थ्योरेटिकल मॉडल था। जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना। उन्होंने क्या किया था, ZNS की स्क्रीन लगाई थी, फिर वहां पर क्या किया था, एक व्हील रख के उसको क्या किया था, रोटेट करवाया था। फिर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी जिससे चार्ज के बारे में पता चला था। फिर उन्होंने E/m का रेशियो निकाला था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की थी। बट जब उन्होंने अपना मॉडल दिया तब उन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। ये क्या था, एक थ्योरेटिकल मॉडल था। अब उन्होंने मॉडल दिया कैसे, तो जे थॉमसन ने ये बताया कि एटम्स, तो इन्होंने सोचा कि एटम्स तो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। अब एटम्स के अंदर निगेटिव चार्ज की डिस्कवरी इन्होंने कर ली थी। इसका मतलब एटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा। पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने गैस कर लिया कि हाँ उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा। क्लियर है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये एटम है मान लो, ठीक है। अब एटम ओवरऑल होता है न्यूट्रल। अब इसके अंदर निगेटिव चार्ज की खोज इसने कर दी थी इन्होंने। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर क्या होगा, एटम्स के अंदर अब निगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा, तभी तो न्यूट्रल होगा। तो बोला था इन्होंने पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, देखो ये प्लस हो गया। तो थॉमसन ने बोला कि पॉजिटिव, अगर निगेटिव चार्ज इसके अंदर है तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, और पॉजिटिव चार्ज इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होगा जिससे एटम का स्ट्रक्चर कैसा हो जाए, स्टेबल हो जाए। लेकिन ये कौन सा मॉडल था, ये थ्योरेटिकल मॉडल था। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो उसका यही था। आगे मैं इसके ड्रॉबैक की भी बात करने वाला हूँ, पहले आप मॉडल समझ लो। तो मतलब प्लस और माइनस चार्ज इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होंगे जैसे एटम का अरेंजमेंट क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है। और उन्होंने ये बताया, इस मॉडल का नाम क्या दिया, प्लम पुडिंग मॉडल दिया, इसी का मॉडल दे दिया, वाटरमेलन मॉडल दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने नाम दे दिए। ये आपको मॉडल समझ में आ रहा, पहली बात तो आप इसको बना लीजिए पहले तो बच्चों देखो, जैसा कि मैंने आपको थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया है उसी को आप थ्योरी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या एक थ्योरेटिकल मॉडल था। तो उन्होंने गेस किया था कि एटम्स तो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, अगर उसमें निगेटिव चार्ज की डिस्कवरी में अगर थॉमसन ने कर ली है तो उसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा, जिससे ओवरऑल क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। ठीक है,
तो थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म शेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर और लेस यूनिफॉर्मली। ठीक है, और इस मॉडल का उन्होंने नाम क्या दिया था? प्लम पुडिंग मॉडल हो गया, वाटरमेलन मॉडल हो गया और रेजिन मॉडल हो गया। ठीक है ना, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसके ड्रॉबैक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक क्या क्या थे। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक क्या क्या थे। ठीक है ना, तो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था? इट इज थ्योरेटिकल मॉडल। तो जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन जब अपना एक मॉडल दिया तो उन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। तो ये क्या था? थ्योरेटिकल मॉडल था। ठीक है, दूसरा ड्रॉबैक क्या था? कि इलेक्ट्रॉन कभी भी एक जगह नहीं रुका होता, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है? मूव करता रहता है। जबकि इन्होंने क्या बताया था? इट इज ए स्टैटिक मॉडल, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को शो नहीं किया था। ठीक है ना। थर्ड ड्रॉबैक क्या था देखो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है तुम्हारा, एन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल इज दैट मास ऑफ एटम इज कंसीडर्ड। देखो थर्ड ड्रॉबैक बोल क्या रहा है? इन्होंने बोला कि एटम्स के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है ना, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। अब बच्चों सोचो, एटम का मास क्या होता है? हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर उसमें पढ़ा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट में, कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। तो इन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एक्चुअल में है क्या? पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने गेस किया कि पॉजिटिव चार्ज तो है। अब इनके अकॉर्डिंग वो क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे एटम में, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एटम का मास पूरे एटम में क्या होगा? बराबर होगा, है ना। तो थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम्स का मास हर जगह पूरे एटम में क्या होता है? बराबर होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। एटम का मास कहां होता है? एटम के सेंटर में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियस के बारे में पता कैसे चला? तो इसके जस्ट बाद हम लोग क्या बताएंगे? पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इनका मॉडल फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? कि रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दे दिया था। तो जैसे रदरफोर्ड का मॉडल आया मार्केट में, वैसे क्या हो गया? इनका मॉडल फेल हो गया। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या था? कि एटम्स के अंदर हर जगह मास क्या होता है? सेम होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। एटम का मास कहाँ होता है? उसके सेंटर में होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, और देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी एटम स्टेबल क्यों है, इस चीज को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो अब क्या करो, आप जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट मॉडल के बारे में डिस्कस करता हूं। और नेक्स्ट मॉडल क्या होगा? रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो बच्चों देखो, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या होता है, ठीक है ना, और इसके ड्रॉबैक क्या क्या थे। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल का फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? कि रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दे दिया था। अब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल कैसे दिया? उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। अब पहला क्वेश्चन कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्यों किए थे? तो बच्चों देखो, नेचर में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग की बात करूं तो एनसीईआरटी में क्या होगा? टोटल 118 एलिमेंट है। ठीक है, उसमें से कुछ एलिमेंट्स क्या करते हैं? रेडिएशन एमिट करते हैं। तो जो एटम रेडिएशन एमिट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यूरेनियम हो गया। और जो सब्सटेंस रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जैसे हो गया ऑक्सीजन, हो गया नाइट्रोजन, हो गया। ठीक है, अभी किस टाइप की रेडिएशन एमिट करते हैं? ये अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं, ये बीटा पार्टिकल्स एमिट करते हैं, एंड गामा रेडिएशन एमिट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या मेरी बात समझ में आई? तो पहले समझो ये कि रेडियो एक्टिव क्या होता है और नॉन रेडियो एक्टिव क्या होता है। ठीक है, अब ये जो रेडिएशन एमिट करते हैं कौन? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और ये रेडिएशन क्या होती है? बहुत ही हार्मफुल होती है। ठीक है, और इसी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसी को कंट्रोल करने के लिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, टू कंट्रोल द हार्मफुल रेडिएशन एमिटिंग बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहे थे? रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और डिस्कवरी किसकी हो गई? न्यूक्लियस की। जैसे थॉमसन ने क्या किया था? लाइटनिंग के फेनोमेना को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, और डिस्कवरी किसकी हो गई? इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है,
तो बच्चों देखो यहां पर अभी आपको समझ में आया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं और नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है, मैं इसको रफ कर दूं इतने पार्ट को, तब तो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों यहां पर एक चीज ये यूज होने वाली है, मैं बता देता हूं आपको अल्फा पार्टिकल्स के बारे में। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं कि अल्फा पार्टिकल होते क्या हैं या इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखना, जैसे मैं बात करूं ये हीलियम है, हीलियम को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब मैंने पूछा बता हीलियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं। प्रोटॉन्स कितने हैं? ये भी 2 हैं। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? ये भी 2 है। फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने। अगर बच्चों मैंने क्या किया, इससे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए तो यहां पर क्या आएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे 2 पॉजिटिव चार्ज है मतलब से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। प्रोटॉन कितने हैं? 2। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले He+2 को क्या बोलते हैं? ये होता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल का जो देखो अल्फा पार्टिकल होते हैं उनका जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है और जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स के मास का, वो प्रोटॉन के चार्ज का 2 टाइम्स होता है। यानी मैं बात करूं इस पे देखो क्या चार्ज है, ये तो न्यूट्रल था बट इसके ऊपर चार्ज क्या है? माइनस चार्ज नहीं है। और ये होता है न्यूट्रल, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। यानी मैं अगर बात करूं अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितने का होता है, ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में यूज होगा। तो अल्फा पार्टिकल में जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है और कितने का होता है? प्रोटॉन के चार्ज का डबल, यानी 2 प्रोटॉन होते हैं। यानी क्या हो गया? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, ध्यान से देखो, जो मास होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है। या इसको आप ये भी लिख सकते हो 4 MP लिख सकते हो, यानी प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स, या लिख सकते हो 4 इंटू 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg। क्लियर है? तो अल्फा पार्टिकल के बारे में आपको ये चीज याद रखनी है, क्वेश्चंस में यूज होगा। अल्फा पार्टिकल को He+2 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो चार्ज है क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल में भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बस ये है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 2 प्रोटॉन्स होते हैं और उसका जो मास होता है वो क्या होता है? 4 प्रोटॉन्स के मास के बराबर होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, चलो फिर बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में बता दिया और ये चीज आपको याद रखनी है, नोट कर लो। ठीक है, तो चलो खैर छोड़ो इसको। अब बच्चों देखो, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा हुआ है पहले से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, कि एटम्स में एक्चुअल में एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा कि एटम स्फेरिकल होता है, उसके सेंटर में क्या होता है? पॉजिटिव वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं बच्चों, अभी हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को कैसे पहचान सकते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है। मैं अभी इस मॉडल की बात नहीं कर रहा हूं, रदरफोर्ड मॉडल तो मैं भी आपको समझाऊंगा। तो इसको समझाने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा बतानी पड़ेंगी। जैसे आपको बताना पड़ा मुझे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं और नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं। मैंने इसी में आपको बताना पड़ा कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ समझाने के लिए। और ये एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहते हैं? हार्मफुल रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जो रेडिएशन होती हैं, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलती है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। ठीक है, तो देखो अब मैं आगे बताने वाला हूँ। अगर तुमसे पूछा जाए कि एक मान लो एग्जाम्पल दे दिए, एक तुम्हें मान लो एटम दे दिया जाए, बोलेगा बताओ ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है कि नॉन रेडियो एक्टिव है, तो देखो मैं पहचानने का तरीका बता देता हूँ। N मतलब हो गया न्यूट्रॉन और P मतलब हो गया प्रोटॉन्स। ठीक है, तो बच्चों देखो नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, ये रेडिएशन तो एमिट करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? इस तो ये माना जाता है देखो कि जो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? ये स्टेबल होता है। ठीक है, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो रेडिएशन एमिट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि इनका न्यूक्लियस क्या होता है? ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, और अनस्टेबल चीजें क्या होती हैं? स्टेबल में कन्वर्ट होना चाहती हैं, तो ये अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए रेडिएशन इमिट करते हैं। अब कैसे पता? देखा गया जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थे उनमें एक बात कॉमन देखी गई। तो रिसर्च में ये देखा गया कि जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थे उन सब में या तो N/P की वैल्यू 1 से कम थी या फिर
n/p की वैल्यू क्या थी, 1.6 से ज्यादा होती है। और जितने भी देखा गया जो एटम्स रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं उनमें एक बात कॉमन थी। क्या कॉमन था कि इनमें n/p का रेशियो क्या होता है, 1 से 1.6 के बीच में होता है। ठीक है, अब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पहली बात तो 1.6 क्या है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, तो ये देखा गया जितने भी सब्सटेंस रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं उनमें n/p का रेशियो क्या होता है, 1 से 1.6 के बीच में होता है। और जितने भी एलिमेंट्स रेडिएशन एमिट करते हैं उनमें क्या बात कॉमन थी, या तो n/p की वैल्यू 1 से कम थी या तो 1.6 से ज्यादा थी। अब n मतलब न्यूट्रॉन और p मतलब प्रोटॉन। n मींस न्यूट्रॉन और p मतलब प्रोटॉन्स। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो होता है, ठीक है ना, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहां पर होते हैं, वो न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, यानी माना गया कि इनका न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है। तो न्यूक्लियस स्टेबल की कंडीशन क्या हो गई कि उनमें n/p का रेशियो जिसमें इसमें क्या होगा 1 से 1.6 के बीच में होगा, उसका न्यूक्लियस माना जाता है कि स्टेबल होता है। और न्यूक्लियस स्टेबल होगा तब वो रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। लेकिन जब न्यूक्लियस क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तो वो स्टेबल होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करेगा। और एक्स्ट्रा करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको रेडिएशन को एमिट करना होता है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? ठीक है, इसलिए ये क्या करते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं और ये रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं। तो ये बच्चों देखो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो फिर ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। और बच्चों देखो मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या होगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन की मैं बात करूं 1H3। तो बच्चों देखो अगर मैं बात करूं आपसे, चलो मैं एक्सेप्शन को अलग से बता देता हूं। ठीक है, जैसे बच्चों देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो मैं एक्सेप्ट बता दे रहा हूं। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप्स होता है 1H1, एक होता है 1H2 एंड 1 होता है 1H3। ठीक है, अब बच्चों देखो यहां पर क्या है, न्यूट्रॉन की ये दोनों सब्सटेंस, देखो यहां पे क्या है, ये दोनों सब्सटेंस जो होते हैं ये नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, जबकि ये क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें से 2 क्या होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव, और एक क्या होता है, रेडियो एक्टिव, मतलब ये रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं बताओ बच्चों n/p का रेशियो निकालो, तो यहां पे n/p का रेशियो कितना आएगा, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, कितना आएगा 0, और 0 किस में आएगा, 0 इसके बीच में तो नहीं आएगा। यानी अगर देखोगे 0 तो यहां आएगा, 1 से कम है, यानी इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए था, इसके अकॉर्डिंग रेडियो एक्टिव होना चाहिए था, जबकि 1H1 रेडियो एक्टिव नहीं होता है। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये वाला अगर आप इस फॉर्मूले से देखोगे तो ये वाला भी क्या होगा, रेडियो एक्टिव आएगा, जबकि क्या होता है, ये वाला नॉन रेडियो एक्टिव होता है। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव, जबकि ये वाला क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग जल्दी से इसको नोट करो और ये एक्सेप्शन समझ के याद रखना। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी थी इस एक्सपेरिमेंट के पहले मैंने वो आपको समझा दिया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, या फिर नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, या फिर अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। ठीक है, या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडिएशन एमिट क्यों करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं। अब हम लोग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के ऊपर आते हैं। तो ये देखो मेन एक्सपेरिमेंट में आपको समझाता हूँ क्या होगा। देखो इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो रेडिएशन निकलती है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, उसको समझने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने यहाँ पे क्या लिया, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया। तो ये सब्सटेंस क्या होगा, मैं लिख देता हूं, रेडियो एक्टिव है। अब रेडियो एक्टिव तो उससे क्या होगा, रेडिएशन निकलेगी। अब रेडिएशन हर डायरेक्शन में निकलेगी, अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये रेडिएशन देखो हर एक डायरेक्शन में निकल रही है। अब ये रेडिएशन को एक सीधी डायरेक्शन में लेने के लिए, पाने के लिए उन्होंने क्या किया, यहां पर एक प्लेटिनम की प्लेट लगा दी। किसकी प्लेट, प्लेटिनम की। इससे क्या हुआ, जो भी रेडिएशन देखो निकल रही थी यहां पर ऐसे ऐसे जा रही थी, ठीक है, ऐसे जा रही थी। बट यहां पर उन्होंने होल कर दिया, देखो यहां पर, यानी सिर्फ यहां पर इसलिए होल किया कि इनको रेडिएशन थी जो एक ही डायरेक्शन में चाहिए थी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, देखो फिर आपको बता रहा हूं, यहां पे उन्होंने क्या किया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, जो रेडिएशन एमिट करता है।
और यहां पे उन्होंने खुद चूज किया, उन्होंने ऐसा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिया जिससे सिर्फ और सिर्फ कौन से पार्टिकल निकले, अल्फा पार्टिकल। ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिससे अल्फा बीटा दोनों निकलता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे अल्फा बीटा गामा तीनों निकलता है। तो उन्होंने ऐसा चूज ही किया जिससे सिर्फ और सिर्फ कौन से पार्टिकल निकले, अल्फा पार्टिकल। यानी यहां से कौन से पार्टिकल आ रहे हैं, ये वाले पार्टिकल कौन से हैं, अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल देखो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब अल्फा पार्टिकल में चार्ज कौन सा होता है, इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और उन्होंने यहां पे क्या किया, इन्होंने बीच में यहां पे क्या लगा दिया, थिन गोल्ड फॉयल लगा दिया। उन्होंने क्या किया, बीच में थिन गोल्ड फॉयल लगा दिया। अब गोल्ड का फॉयल क्यों लिया, क्योंकि गोल्ड जो होता है वो क्या होता है, इनर्ट मेटल होता है, जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, पहली बात तो ये है। और दूसरा, गोल्ड की मेलिबिलिटी बहुत ही हाई होती है, सबसे हाईएस्ट मेलिबिलिटी किसकी होती है, गोल्ड की होती है। अब मेलिबिलिटी मतलब क्या होता है, इसको हम लोग इतनी पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें क्या होगा, मिनिमम से मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो गोल्ड की मेलिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और ये एक इनर्ट मेटल है, इसलिए उन्होंने क्या किया, यहां पे गोल्ड का फॉयल ले लिया। और बच्चों देखो यहां पर उन्होंने क्या किया, यहां पर ये पूरी ZNS की स्क्रीन लगा दी। ये कौन सी स्क्रीन है, ZNS की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो उन्होंने बच्चों देखो क्या एक कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल यहां पे मैक्सिमम तो यहां ग्लो कर रहा है, मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या कर गए, पास कर गए। तो जितने भी अल्फा पार्टिकल यहां से आ रहे थे वो सब क्या कर जा रहे थे, यहां पर पास कर जा रहे थे। तो यहां पे कैसे पता चला, क्योंकि यहां पे ये स्क्रीन क्या होती है, लाइट सेंसिटिव होती है। तो जैसे यहां ग्लो करने लगा मतलब यहां पे अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो यहां डिटेक्ट हो गए। लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ कुछ पार्ट यहां पे भी ग्लो कर रहा है, कुछ कुछ पार्ट यहां पे भी ग्लो कर रहा है। अब उन्होंने सोचा यहां पे ग्लो क्यों कर रहा है, क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, तो देखो बच्चों इसी पार्ट को, तो पहले तो आप इसको नोट कर लो, सबसे पहले इसको नोट करो, उसके बाद मैं देखो अच्छे से फिर समझाता हूं, इस डायग्राम को रफ करके मैं फिर आपको बताता हूं। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। और बच्चों एनसीईआरटी पढ़ना मत भूलना, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, क्योंकि ये सब थ्योरी पार्ट है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। मेन क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, कि जेईई और नीट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो देखो बच्चों उन्होंने क्या किया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया। तो ये सब्सटेंस क्या है, रेडियो एक्टिव है। और इन्होंने क्या किया, तुम ऐसे भी बना सकते हो उसको, एक प्लेटिनम के ब्लॉक में क्या कर दिया, इसको डाल दिया। तो जैसे इसको प्लेटिनम के ब्लॉक में डालोगे, क्यों डाला, क्योंकि इससे रेडिएशन क्या होगी, हर एक डायरेक्शन में निकल रही थी। तो इन्होंने इसलिए डाला जिससे रेडिएशन सिर्फ एक डायरेक्शन में निकले। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन में रेडिएशन निकल रही है, और उन्होंने ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ही चूज किया जिससे सिर्फ क्या हो, अल्फा पार्टिकल निकले। तो यहां से देखो क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। अब अल्फा पार्टिकल बच्चों चार्ज कौन सा होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलो फिर बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने देखो बीच में क्या किया, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पे थिन गोल्ड फॉयल ले लिया। ठीक है, तो जैसे थिन गोल्ड फॉयल लगाया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, यहां पर उन्होंने लगा दी, ऐसे लगा दी। ये कौन सी स्क्रीन है, ZNS की स्क्रीन है। ठीक है, तो ये होती है लाइट सेंसिटिव। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास हो गए, यहां डिटेक्ट हो रहे हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, यहां डिटेक्ट हुए, और कुछ अल्फा पार्टिकल यहां डिटेक्ट हुए। तो उन्होंने सोचा कि यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने देखा यहां पर ऑब्जर्व किया। अब देखो यहां पर इस वाले पार्ट को देखो, जो यहां से थिन गोल्ड फॉयल लगाया मैंने, समझो इस बात को, तो ये थिन गोल्ड फॉयल है। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को देखो, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। तो इस वाले पार्ट को देखो, मैं थोड़ा ऐसे मैंने बना दिया। तो उन्होंने देखो क्या ऑब्जर्व किया, तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में यह ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इससे गोल्ड फॉयल से देखो पास हो गए। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल उन्होंने पास करवा दिए। तो देखो ऐसे पास हो गए, ये देखो। तो अप्रोक्सीमेट 99.9% अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, इस फॉयल से पास हो गए, यानी जो यहां पर डिटेक्ट हुए सीधे। ठीक है, और देखो कुछ अल्फा पार्टिकल उन्होंने यहां डिटेक्ट किए, यानी मतलब 1/4000
अल्फा पार्टिकल, यानी 4000 में एक अल्फा पार्टिकल उन्होंने यहां पे डिटेक्ट किया। यानी यहां पर कुछ अल्फा पार्टिकल जो ऐसे आ रहे थे वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर गए। इनका नंबर क्या था? अप्रोक्सीमेट 4000 में एक अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब उन्होंने देखा कुछ अल्फा पार्टिकल यहां पे भी डिटेक्ट हो रहे थे। अब क्वेश्चन ये कि यहां पर डिटेक्ट कैसे हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? देखो बच्चों, जो देखो ऐसे अल्फा पार्टिकल आ रहा था, देखो ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया, और जो सीधे सीधे अल्फा पार्टिकल आया वो ऐसे ऐसे क्या हो गया? रिबाउंड हो गया। यानी इनका नंबर कितना था? जो यानी सीधे सीधे गए वो ऐसे वापस हो गए, यानी 1/20,000 अल्फा पार्टिकल, यानी 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल क्या हो गया? रिबाउंड कर गया। अब उन्होंने सोचा कि ये ऐसा हो क्यों रहा है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल यहां डिटेक्ट हो रहे हैं, कुछ यहां हो रहे हैं, कुछ यहां पर डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, उनका कंक्लूजन क्या था? देखो, उन्होंने बोला कि जो थॉमसन ने बताया था एक्चुअल में वो सही नहीं था, क्योंकि थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर प्लस चार्ज हर जगह होता तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता? रिपेल करता। तो यहां पे कहीं भी देखो रिपल्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। यानी इस वाले अल्फा पार्टिकल है, देखो बच्चों, तो ये अल्फा पार्टिकल, इसमें चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है इन सब में। ठीक है, और यहां पर सेंटर में क्या होगा? इनके अकॉर्डिंग सेंटर में भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इसीलिए प्लस प्लस यानी सेम चार्ज हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इसका मतलब इसमें पॉजिटिव है और इसमें पॉजिटिव है, तो इसके सेंटर में ही पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे कि रिपल्शन क्या होगा? इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। अब पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई थी। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है? प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई है। ठीक है ना, मैंने इसी पार्ट को लार्ज करके दिखाया आपको। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल यहां डिटेक्ट कर रहे थे, मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास कर गए, यानी इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब बच्चों कि यहां पर क्या होगा? तुम्हारा कोई भी पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में होता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव अगर होता तो रिपेल कर देता। अब बच्चों ये वाले कुछ पार्टिकल क्या कर गए? डिफ्लेक्ट कर गए। तो मैंने यहां मान लिया कि ये किस एंगल पे कर गए? ये कुछ थीटा एंगल पे कर गए। तो कुछ थीटा एंगल पे डिफ्लेक्ट क्यों कर रहे हैं बच्चों पार्टिकल? क्योंकि यहां पर क्या एक्चुअल में यहां प्लस प्लस में क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है, और जैसे रिपल्शन होगा तो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, अब यहां पे कुछ पार्टिकल यहां डिटेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो रिबाउंड कर जा रहे हैं। तो रिबाउंड क्यों कर रहे हैं? तो जो सीधे सीधे आ रहा है वो क्या होगा? रिबाउंड कर गया। यानी इसके ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको कोई रिपेल कर रहा होगा, और रिपेल कौन करेगा? पॉजिटिव चार्ज ही करेगा। इसका मतलब इन्होंने यहां पर बताया कि एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहां होता है? एटम के सेंटर में होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है, अब बच्चों अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो गूगल में दिखाएगा कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है? रदरफोर्ड ने, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया था कि प्रोटॉन की लोकेशन कहां पर होगी, लेकिन तब तक प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, एनसीईआरटी में चेक करो तो दिखेगा प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। तो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और किसने की थी। ठीक है, तो अभी तक जब तक इन्होंने मॉडल दिया तब तक प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? यहां पर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो आप लोग जल्दी से इस पार्ट को नोट करिए, उसके बाद मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं।